अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने रिस्क और रिटर्न की कुछ बेसिक चीज़ों को देखा था कि रिस्क हमारे पास क्या होता है, रिटर्न हमारे पास क्या होता है, किस तरीके से हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे होते हैं, किस तरीके से हम लोग अपना मुख्तलिफ डिविडेंड यील्ड निकालते हैं, कैपिटल गेन्स हमारा निकालते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और अगर हमें रिटर्न्स और प्रोबेबिलिटी या वेटेज हमें दी हुई है तो हम किस तरीके से हमारा पूरे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। आज हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। बेसिकली लास्ट टाइम हम क्या देख रहे थे, हमारी सिक्योरिटी का हमें रिटर्न कितना मिल रहा है और रिस्क हम कितना ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, तो उन दोनों में से जब हमें सिलेक्शन करनी है तो किस तरह से करेंगे। अगर आप लोग जैसे ये यहाँ पे देखें टेबल में दो सिक्योरिटीज आपको दी हुई हैं, एक का 0.05 यानी कि 5% है और एक का आपका 9% है। अगर हम प्रीवियस पर्सपेक्टिव से लेके चलें तो हम कहेंगे भाई ये रिस्क इसका बहुत ज्यादा है, हम डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं देख रहे। रिस्क बेसिकली क्या है? रिस्क होता है वेरिएशन ऑफ रिटर्न। ठीक है, रिटर्न हमारा कितना वेरी करेगा। ठीक है, तो जब तक हम रिटर्न को नहीं देखेंगे हम कैसे बता सकते हैं कि रिस्क हमारा ज्यादा है या कम है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये आपका क्या होता है? रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। इट बेसिकली मेजर्स द रिलेटिव रिस्क। ठीक है, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये बताता है कि कितना रिस्क है पर यूनिट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले केस में क्या है, 0.05 को डिवाइड कर देंगे 0.09 से, और ये हमारे पास हो जाएगा 0.56। और यही चीज जब हम इसके साथ करेंगे 0.09 हमारे डिवाइड हो जाएगा 0.2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.46। तो अब हमारे पास पता चल रहा है कि भाई सिक्योरिटी ए जो है वो हमारी ज्यादा रिस्की है जब हम रिटर्न को देख रहे हैं। ठीक है, कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। देख लें रिटर्न में कितना फर्क है, एक आपको 20% का रिटर्न दे रहा है, एक आपको 9% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो अगर जस्ट आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क को कंसिडर करेंगे तो ये आपका गलत होगा। आपको रिटर्न को पर्सपेक्टिव में लेना है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखेंगे। देखा पहले केस में आप क्या कह रहे थे, आप सिक्योरिटी भी आपकी ज्यादा रिस्की है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में हमारे पास सिक्योरिटी ए जो इन्वेस्टमेंट ए है वो ज्यादा रिस्की है। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट बी, कि हम इन्वेस्टमेंट बी में आराम से आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर इन दोनों में से किसी एक में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अगला हमारे पास टॉपिक है रिस्क प्रोफाइल। देखिए रिस्क प्रोफाइल क्या होता है, रिस्क प्रोफाइल आपको डिफाइन करता है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हो, यानी कि आप रिस्क को किस नज़र से देखते हो। यानी कि आप या तो रिस्क को बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करते, या तो आप रिस्क को देखते हो और बिल्कुल यानी कि डर जाते हो और कहते हो नहीं नहीं भाई रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, या तो आप कहते हो भाई रिस्क तो मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो ये रिस्क प्रोफाइल आपका डिफाइन करता है कि आप रिस्क को क्या कंसिडर करते हो, कैसे कंसिडर करते हो। ठीक है, यानी कि रिस्क की डेफिनेशन क्या है आपकी नजर में। हमारे पास सबसे पहले रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स हमारे पास क्या होता है, वन हु प्रेफर्स लोअर रिटर्न्स विद नोन रिस्क एज कंपेयर टू द हायर रिटर्न्स विद अननोन रिस्क। ठीक है, एग्जांपल क्या है, एन इन्वेस्टर कैन पुट हिज मनी इन अ बैंक सेविंग अकाउंट which is giving him a guaranteed low interest rate rather than buying stocks and other investments the prices of which fluctuate a lot but potentially earn much higher returns। ठीक है, स्टॉक्स में पैसे लूज भी कर सकते हो, ऑल्दो आपको पता है कि रिटर्न बहुत ज्यादा है तो आप उसमें पैसे नहीं लगाओगे। आप बैंक में पैसे लगा दोगे, आपको पता है भाई आपको थोड़ा सा मिल रहा है लेकिन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप कौन हो, आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है रिस्क सीकर। वो बंदा जो कि हाई रिस्क आपका लेता है क्योंकि वो बिलीव करता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे। ठीक है, एग्जांपल क्या है, इफ अ रिस्क सीकर हैज अ टू ऑप्शन, दो ऑप्शन है उसके पास, आइदर अ गारंटीड $50, आपको गारंटीड $50 मिल जाएंगे, और अ 50% चांस ऑफ अर्निंग $100 और नथिंग। ठीक है, यानी कि दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आपको $100 मिलेंगे या कुछ भी नहीं मिलेगा। रिस्क सीकर क्या करेगा, रिस्क सीकर आपका सेकंड ऑप्शन लेगा।
क्योंकि उसको टेंशन नहीं है। इवन अगर आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लॉस भी हो रहा होगा ना, लॉस के चांसेस भी होंगे, तो भी वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, उसको लॉस नहीं दिखता, सीधी सीधी जबान में। ठीक है, ऐसे बंदे को कहते हैं रिस्क सीकर। ठीक है, तीसरा हमारे पास है रिस्क न्यूट्रल। ऐसा बंदा जिसको परवाह ही नहीं है रिस्क की। ठीक है, कंप्लीटली इग्नोर कर देता है आपका रिस्क। एग्जाम्पल क्या है भाई, एक रिस्क न्यूट्रल बंदे के पास ऑप्शंस है। ठीक है, या तो 500 रुपये इन्वेस्ट करेगा, जिसके वे गारंटी आपको आपके जो पैसे है वो 550 बन जाएंगे 6 महीने में, यानी कि आपको 50 रुपये का रिटर्न मिलेगा। या फिर आप इन्वेस्ट करोगे 100 रुपये, जिसमें आपके पास 50% चांस है कि आपके जो पैसे हैं या तो 150 हो जाएंगे या फिर आपके 50 हो जाएंगे, यानी कि आपने 100 रुपये लगाए, अब इसमें चांस है कि वो 150 भी हो सकते हैं या फिर वो 50 भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि लॉस भी हो सकता है। अब इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 50 हो रहा है। पहले केस में भी 50 का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे केस में भी 50 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप रिस्क एवर्स्ड है ना, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि भाई यहाँ पे आपको गारंटीड 50 मिल रहा है, ऑब्वियस है आप यही सिलेक्ट करोगे। लेकिन एक रिस्क न्यूट्रल क्या कहेगा, रिस्क न्यूट्रल कहेगा भाई इन्वेस्ट इसमें करो या इन्वेस्ट इसमें करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो भाई 50 का फायदा हो रहा है। उसको परवाह नहीं है कि वो पैसे लूज कर सकता है, क्योंकि उसको रिस्क ही पड़ी नहीं है, वो कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। वो इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा कि इसका रिटर्न ज्यादा है, एक रिस्क सीकर की तरह नहीं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ कि जिसका रिटर्न है आंखें बंद करके उसको ले लो, रिस्क तो मुझे देखना ही नहीं है। ये ऐसा बंदा है रिस्क न्यूट्रल। ठीक है, देख लेते हैं कोवेरिएंस क्या होता है। देखिए, दो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये दो इन्वेस्टमेंट है, वो आपस में किस तरीके से लिंक होती है, इसको हम कोवेरिएंस के हिसाब से देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री आपकी बढ़ रही है और उसी के प्रिस्पेक्टिव से दूसरी इंडस्ट्री भी आपकी बढ़ रही है, आपने देखा होगा ना, अक्सर सुना होगा कि भाई एक इंडस्ट्री को बूम मिल रहा है तो उसकी वजह से दूसरी इंडस्ट्री भी फ्लरिश कर रही है, तो इसको हम कहेंगे इन दोनों इंडस्ट्रीज के दरमियान पॉजिटिव कोवेरिएंस है। लेकिन अगर एक इंडस्ट्री या एक इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से दूसरी इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्री जो है वो आपकी नीचे जा रही है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव कोवेरिएंस। और अगर इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से किसी और दूसरी आपकी इन्वेस्टमेंट में या इंडस्ट्री पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप इसको कहेंगे जीरो कोवेरिएंस। ठीक है, बेसिकली ये आपका क्या है, रिलेशनशिप आपका बताता है दो इन्वेस्टमेंट या दो वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रेटजी यूज्ड टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। You shouldn't put all your money in one investment. Instead, you must have a diverse portfolio so that your exposure from a particular investment is limited. यहाँ बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है। Let's consider a scenario. The food industry currently is in boom in Pakistan. आपने सारा पैसा इस फूड इंडस्ट्री के स्टॉक्स को खरीदने में लगा दिया। ठीक है, सडनली के फूड क्राइसिस आ जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपकी कंपनी, इस कंपनी के सारे स्टॉक्स जो है वो आपके गिर जाते हैं। अब क्या है, आप पैसे लूज भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पहले केस में आपने 1 लाख रुपए लगाया, तो हो सकता है 1 लाख रुपए आपके 80,000 बन जाए। ठीक है, या हो सकता है आपके 70,000 बन जाए, या और भी गिर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि सारे पैसे आपने एक ही इंडस्ट्री में लगाए। अब इसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि आप 20% आप इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ जगहों पे लगाएं, जिसमें से एक आपने लगा दिए फूड इंडस्ट्री पे लगा दिए। जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 जो है वो आपने फूड इंडस्ट्री पे लगाए, 20,000 जो है वो आपने सीमेंट इंडस्ट्री पे लगा दिए, 20,000 आपने फर्टिलाइजर पे लगा दिए, और इसी तरह आपने मुख्तलिफ इंडस्ट्री पे 20,000 लगा दिए। इन केस ऑफ क्राइसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का क्राइसिस आता है, आपकी सिर्फ 20% जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आपकी इम्पैक्ट होगी, क्योंकि आपने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक है, तो क्या था, आपने 20% एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर उस इंडस्ट्री में अगर क्राइसिस आता है, तो आपके सिर्फ और सिर्फ ये पैसों पे इम्पैक्ट आएगा, आपके बाकी के 80,000 पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि आपके हो सकता है ये 20,000 बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो गया, तो शायद आपके 10,000 भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे आप सिर्फ लूज कितने करोगे, 10,000 रुपये। लेकिन आपने 1 लाख जो है वो पूरे के पूरे एक इंडस्ट्री पे लगाए थे, और इनकेस ये आपका 50,000 हो जाए, तो यहाँ पे आपका लॉस कितना होगा, 50,000 का आपका लॉस हो जाएगा। दोनों में आप फर्क देखें, यहाँ 50,000 का लॉस हो रहा है और यहाँ पे 10,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये आपका लॉस बढ़ भी सकता है और ये भी लॉस आपका बढ़ सकता है, लेकिन आप
प्रोपोर्शन देख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय और 5 है, यहाँ 10,000 का नुकसान हो रहा है, यहाँ 50,000 का नुकसान हो रहा है, तो आपका जो नुकसान है, जो अफेक्ट्स हो रहा है, वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं हम अपने पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें। ठीक है, नहीं, लेकिन इन दोनों केसेस में आपने क्या किया है, आपने पीएसएक्स यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे ही लगाया हुआ है। अगर इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से, जैसे अभी इन्फ्लेशन चल रही है, इसकी वजह से अगर आपका स्टॉक मार्केट ही गिर जाती है, तो आपने जितनी भी इंडस्ट्री पे लगाए हैं सब पे अफेक्ट आएगा। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए हम लोग मुख्तलिफ सेगमेंट्स में पैसे लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 20% हमने मनी मार्केट में लगा दिए, 20% हमने पीएसएक्स में लगा दिए, 20% हमने कमोडिटी में लगा दिए जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया, 20% हमने म्यूचुअल फंड में लगा दिए, 20% हमने रियल एस्टेट में लगा दिए, इस तरह से। तो हमारा क्या होगा, हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स में लगा रहे हैं। अब अगर स्टॉक एक्सचेंज पूरा ही अगर गिरता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके ये 20% जो आपने लगाए उस पर अफेक्ट होगा। और अगर इसके अंदर सिर्फ एक इंडस्ट्री आपकी जा रही है ना, तो इस 20% जो आपने पैसे लगाए, हो सकता है ये 20% आपके 20,000 हो। ठीक है, तो 20,000 को भी आपने फॉर एग्जाम्पल 5-5 हज़ार करके आपने 4 इंडस्ट्रीज में लगा दिया। ठीक है, तो अगर एक इंडस्ट्री में कोई भी मसला आता है, तो अब आपके पास नुकसान कितना है, जस्ट 5,000 पे इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पे आपके 20,000 पे इम्पैक्ट आ रहा था, यहाँ पे आपके पूरे 1 लाख पे इम्पैक्ट आ रहा था। तो आप देख रहे हैं कि कितना आप सेफ हो गए हैं इस वक्त। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, हमेशा एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं रिस्क। टोटल जो हमारे पास रिस्क होता है वो बनता है सिस्टमैटिक रिस्क से और अनसिस्टमैटिक रिस्क से। सिस्टमैटिक रिस्क जैसे कि नाम है, सिस्टम से रिलेट करता है, ये आपके सब पे अफेक्ट करता है। ठीक है, आपकी पूरी कंट्री पे अफेक्ट करता है, सारी इंडस्ट्री पे, सारी बिजनेस पे अफेक्ट करता है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, या आपकी कंपनीज पे जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स से कोई रेगुलेशन हो गया, जैसे सब कंपनीज ने इतना देना है। जैसे बैंकिंग में आपको पता है कि पूरा आया हुआ है कि इतने % आपको हर बैंक ने आपको टैक्स पे करना है। इसी तरह आपके इंटरेस्ट रेट हो गया, तो ये सब कुछ आपकी सारी इंडस्ट्री पे अफेक्ट करेगा, और ये आप डाइवर्सिफाइड नहीं कर सकते। इसके बरक्स हमारे पास होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसको हम डाइवर्सिफाई कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री पे होता है। तो जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे कोई भी मसला होता है, तो हम क्या करते हैं, डाइवर्सिफाइड कर देते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे किसी वजह से भी मसला आ सकता है, भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, स्ट्राइक शुरू हो गए, इंडस्ट्री में क्राइसिस आ गए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हो, जैसे मैंने पीछे आपको बताया। इसको हम अनसिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। अब हमारे पास आ गया कि कैपेम क्या होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये बेसिकली आपका मॉडल होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए। ठीक है, एक एसेट की या एक इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रिस्क फ्री रेट। ठीक है, रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, मार्केट का रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा, और मार्केट का रिस्क प्रीमियम आपके 200 में ब्रेक होता है। ठीक है, मार्केट रिटर्न माइनस दोबारा आपका रिस्क फ्री रेट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप आर और पी भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस चीज आपको समझ में आनी चाहिए। रिस्क फ्री रेट हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई रिस्क नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी है, और अगर आप बैंक में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको यकीन है कि भाई ये बैंक बहुत बड़ी है, ये बैंकरप्ट नहीं होगी, ना इकोनॉमी बैठेगी, कुछ भी मसला नहीं होगा, मेरे पैसे सेफ हैं, और मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो बिल्कुल रिस्क फ्री है, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी लूज नहीं होगी। तो ये रिस्क फ्री रेट कहलाता है। हम पाकिस्तान में मोस्टली 10 ईयर PIB जो होते हैं उसको हम रिस्क फ्री रेट लेते हैं जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है, बीटा हमारा क्या होता है, बीटा बेसिकली हमारी सेंसिटिविटी होती है, बेसिकली बताता है कि हमारे स्टॉक पे कितना अफेक्ट होगा जब हमारी स्टॉक मार्केट चेंज होगी। स्टॉक मार्केट का बीटा हमेशा याद रखिएगा 1 होगा। अब इस एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमारी जो कंपनी है ABC कंपनी, उसके स्टॉक का जो बीटा है 1.3 है। 1.3 और मार्केट का कितना होता है, 1 होता है, तो वो 30% ज़्यादा है। ठीक है, हमारा स्टॉक जो है 30% ज़्यादा रिस्की है। 1.3 को माइनस कर दिया 1 से, 0.3 आया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो ये हमारे पास 30% आ जाएगा। अब सपोज करें कि हमारी मार्केट जो है वो 10% ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो हमारा स्टॉक कितने % चला जाएगा, 10% इंटू
1.3, यहाँ पे ये आ रहा था ना हमारे पास 1.3 का फैक्टर, ठीक है, क्योंकि 1.3 बीटा है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.3, तो हमारी जो कंपनी है वो, उसका स्टॉक जो है वो 13% ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट जो है वो 5% डाउन होगी तो हमारी कंपनी जो है इस 5% को मल्टीप्लाई बाय 1.3 फैक्टर के 6.5% नीचे जाएगी, हमारा उसका स्टॉक प्राइस 6.5% नीचे जाएगा। तो ये आपका क्या है, बीटा जितना आपका ज्यादा होगा आपका रिस्क भी उतना ज्यादा होगा और आपका रिटर्न भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। बीटा बेसिकली ये चीज आपके बता रहा है कि कितना सेंसिटिव आपका स्टॉक प्राइस है विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट। ये बेसिकली बीटा को मेजर करने का तरीका है। बीटा को मेजर करने के और भी तरीके होते हैं लेकिन बुक्स वगैरह में मोस्टली यही बताया हुआ होता है। कैरेक्टरिस्टिक लाइन आपका क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक लाइन आपका बताता है कि भाई आपके एक ग्राफ आपका बना देता है कि भाई आपके स्टॉक का रिटर्न वर्सेस आपके मार्केट का रिटर्न। यहाँ आपका आ जाएगा आपके मार्केट का रिटर्न कितना है और यहाँ आपके स्टॉक का रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा ग्राफ बन जाएगा। ये अगर 45 डिग्री एज इट इज होता है, 45 डिग्री का मतलब ये है कि जितना आपका मार्केट बढ़ रही है उतना ही आपका स्टॉक की प्राइस भी बढ़ रही है, तो आपका बीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस वाले केस में हमें बताया हुआ है, यहाँ पे अगर जितनी आपकी मार्केट जो है वो बढ़ रही है उतना ही आपका स्टॉक की प्राइस भी बढ़ रही है। जैसे अगर मार्केट का आपका रिटर्न 10% बढ़ा और इसका भी 10% बढ़ा तो इसका मतलब इसका बीटा आपके स्टॉक का बीटा भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ 10 बढ़ा और ये जो है वो 15 बढ़ गया, तो इसका मतलब बीटा जो है वो 1 से ज़्यादा है, आपकी कंपनी जो है वो एग्रेसिव है। लेकिन आपका ये 10 बढ़ा और आपकी जो ये कंपनी है उसका जस्ट समझो 7% बढ़ा, तो इसका मतलब आपकी जो कंपनी का बीटा जो है वो आपका <<1 है, आपकी कंपनी जो है वो डिफेंसिव है। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन जा रही है 45 डिग्री के एंगल से, ये आपका बीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। आपका ये जो फ्लैट हो रहा है, ये जो फ्लैट जो जा रहा है, फ्लैट कर्व जो बन रहा है, ये आपका बता रहा है कि आपका बीटा जो है वो <<1 है। और ये जो आपका स्टीप जा रहा है, स्टीप का मतलब ये है कि जितना आपके स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आपका जो स्टीफ कर्व जा रहा है ये आपका बता रहा है आपका जो बीटा जो है वो 1 से ग्रेटर है। ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। बीटा जितना स्टीप होगा, जितना ऊपर जाएगा, इसका मतलब आपका बीटा जो है 1 से बड़ा है, और जितना आपका फ्लैट होगा नीचे जा रहा है इससे, तो आपका उतना ही आपका 1 से कम है, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन भी, एसएमएल भी आपकी वही चीज है, बस इसमें फर्क सिर्फ ये होता है कि आप अपने स्टॉक के रिटर्न को कंपेयर कर लेते हो। उस वक्त आपका क्या था, पूरा आपका मार्केट था, यहाँ पे आप सिर्फ बीटा ले रहे हो, यानी कि सिर्फ आप सिस्टमैटिक रिस्क को कंसिडर कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। देखें यहाँ पे तो रिस्क फ्री रेट उसने ऑलरेडी कंसिडर कर दिया, यहाँ से वो शुरू कर रहा है जहाँ से आपका रिस्क स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मार्केट का रिस्क स्टार्ट हो रहा है। वो यही बता रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ ये सेम हुआ तो इसका मतलब आपका बीटा 1 होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू नेक्स्ट ईयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट। और D1 का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर डिविडेंड हम किस तरह से निकालेंगे, करंट ईयर डिविडेंड, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस जो भी आपका ग्रोथ रेट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का आखिरी टॉपिक, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ ये चीज़ें। पहले हमने बात की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, जैसे ये तब हम यूज़ करते हैं जब मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं और ये हमें बताता है कि रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न हमारा क्या है, ठीक है, क्योंकि रिस्क हमारे क्या होती है, वेरिएशन ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है, तो हम रिटर्न को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमें प्रोफाइल देख ली कि भाई प्रोफाइल क्या है, आप रिस्क लेते हो, नहीं लेते, या रिस्क को आप बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते, ठीक है। आगे हमने कोवेरियंस देखा कि दो वेरिएबल्स आपस में किस तरीके से लिंक करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हमने देखा कि डाइवर्सिफिकेशन हमें करनी चाहिए और बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन कैसे होती है वो भी हमने एक सिनेरियो देख लिया। फिर हमने देख लिया कि रिस्क हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक सिस्टम का रिस्क होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, वी हैव टू बेयर दिस रिस्क, ठीक है। और एक हमारे पास होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क और इसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम जो मेजर कर रहे होते हैं हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न को, वो हम कैपेम मॉडल से करते हैं। कैपेम मॉडल का हमने यहाँ फॉर्मूला देखा, हमने रिस्क फ्री रेट और बीटा की देखा कि दोनों क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक लाइन हमने देखा, हम ग्राफ बना देते हैं स्टॉक के रिटर्न वर्सेस हमारे मार्केट के रिटर्न को, और एसएमएल में हम स्टॉक के रिटर्न वर्सेस हम बीटा कर देते हैं कि सिस्टमेटिक रिस्क कर देते हैं। और फाइनली हमने स्टॉक की वैल्यू देखी कि किस फॉर्मूले के थ्रू हम स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा रिस्क एंड रिटर्न के। उसमें मैं ये बताऊंगा कि जो फॉर्मूलेज हमने अब तक यूज़ किए हैं या जो चीज़ें हमने देखी हैं वो न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से यूज़ होंगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।